हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो क्लास 7 के चैप्टर 1 का पार्ट 4 है। 3 पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो अगर वो पार्ट देखना है तो हमारे आई बटन में लिंक दे देंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक लेके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से हम आप देख लीजिएगा। तो हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को कि हमें ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपको एक सब्सक्राइब करने में आपको 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। हमको इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और हो सके तो एक लाइक भी दे दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब। तो चलिए हम ये बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, तो हम सिंपली अभी यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? एक मिनट, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्षेत्र और साम्राज्य। अब क्षेत्र और साम्राज्य, ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि चोल के बारे में आप अध्याय 2 में पढ़ेंगे, और तुगलक वंश के बारे में आप अध्याय 3 में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम इस बुक में आगे पढ़ते जाएंगे हमें सब कुछ समझ आते रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब ताकि हम वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको कल तक में वीडियो इसके मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल देरी मत कीजिए और अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान है, और उसका कार्यकाल रहा था 1266 से 1287 तक। की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति लिखा जाता है। किसी राजाओं के या फिर किसी बड़े व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा जाता है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति के उदाहरण अध्याय 2 में देख लेंगे आप। तो यहाँ प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। तो हम आज भी जानते हैं कि दिल्ली के सुल्तान सबसे विशाल साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, और उसके अंतर्गत कौन कौन से राज आते थे तो वो बताया गया है। जो पूर्व में बंगाल के गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। मतलब कितना बड़ा साम्राज्य था, आप सोच सकते हैं। पूर्व में बंगाल के गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य का राजा था गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल था 1266 से 1287। डेट मेरे साथ साथ आप बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके आप बेशक देख लीजिएगा। तो यहाँ पे, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। संपूर्ण दक्षिण भारत का भी आ जाता। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते थे। तो शासक लोग अपने भिन्न भिन्न भागों में बहुत सी जगह पे अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करवा देते थे कि उनके अधिकार में ये आता है, उनके अधिकार में ये आता है। पता नहीं क्यों कराते थे, अभी तक इतिहासकार इस बात को समझ नहीं पाए। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, भाषा तथा क्षेत्र। इसमें क्या बताया गया कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दुरा समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मुआवरी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्व उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। संस्कृत किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा, बहुत पुरानी भाषा है, जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। इसलिए आम जनता में ब्राह्मण को बहुत महत्व दिया जाता था। ये संस्कृत भाषा थी, उस समय पे सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, इसलिए आम जनता में इसको बहुत महत्व दिया जाता। आम जनता ये संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उनके चारों तरफ
खींच दीजिए। आप इस एक्टिविटी को करना चाहें तो करके देख लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, सन 700 कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तो अभी आप ज़्यादा इसे डीपली मत लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर चीज़ को एकदम विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है, यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते। तो उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। मेरे ये चैप्टर 1 जो है ना हमारी हिस्ट्री का, इसमें ना पूरे बुक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चैप्टर को भी हम पढ़ लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें ये बताया कि पूरे बुक में आप किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये सब बताया गया। मतलब इस चैप्टर 1 में मुख्यतः इस बुक को डिफाइन किया गया कि बुक में कहाँ पे क्या है। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, ये सब आगे के चैप्टरों में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगला है हमारा पैराग्राफ, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर था। 18वीं सदी में मतलब मुगल वंश समाप्त होने वाला था, पतन की ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे और कक्षा 8 में आपका पूरा चैप्टर यही चलेगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेज कैसे भारत आए, उनके साथ कैसे कैसे नए विचार आए, उन्होंने कैसे कई क्षेत्रों पे कब्जा किया। वही से आप कक्षा 8 में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इस बुक के लास्ट में आप इस पढ़ेंगे अध्याय 10 में। तो इसमें अभी आपको चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे आगे तो वैसे वैसे आपको समझ आते रहेगा। तो इतना परेशान मत होइएगा अभी। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदलती गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। एक मिनट, मतलब मुगल वंश में जो पतन के बाद जो कई से सारे छोटे छोटे राज्य उभरने लगे थे, लेकिन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप अभी इतना टेंशन मत लीजिएगा। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन था, उसकी वजह से बहुत परिवर्तन आने लगे थे इसमें हमारे उपमहाद्वीप में। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति 700 से 1750 के बीच, यह मध्य युग कहा जाता है इसे। 1000 वर्षों के में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब यहाँ पे बताया गया पुराने और नए धर्म, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो बाय बाय।